ड्रग जो है वो हमारा ड्रग हमारा मान लो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, तो अगर आप टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ लेते हो तो चिलेट फॉर्मेशन हो जाएगा और चिलेट जैसे ही फॉर्म हो जाएगा बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल। अगर आप सभी फार्मेसी इंडिया में नए हो तो आपको सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर। पहले तो आज का लेक्चर जो रहेगा हमारा एब्जॉर्प्शन टॉपिक पे रहेगा। फार्मेसी इंडिया में अगर आप नए हो तो सबसे पहले ये जान लो कि फार्मेसी इंडिया का खुद का मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप में कई सारी बेनिफिशियल चीजें हैं, जैसे कि कई सारे टेस्ट सीरीज है, कई सारे बैच कोर्सेज है, और हो सकता है कि कुछ टेस्ट सीरीज कुछ बैच कोर्सेज आपको पता ना हो और वो आपके काम के हो, तो एक बार जरूर जाके विजिट करिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। नेक्स्ट, फार्मेसी इंडिया का खुद का वेबसाइट है जिसका लिंक है www.pharmacyindia.co.in। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, क्विज, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स और कॉलेज डिटेल्स जैसे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इस जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी पीपीटीज होते हैं लेक्चर्स के, वो सारे हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप साथ ही साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल के अलावा फार्मेसी इंडिया के और 3 अलग अलग चैनल्स हैं। सबसे मेन चैनल है दैट इज फार्मेसी इंडिया, ये हमारा मेन चैनल है। यहाँ पे हम सारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल, यहाँ पे आपको सारे सेमेस्टर एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, प्रिपरेशन कराया जाएगा, बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फार्मेसी इंडिया जॉब, यहाँ पे फार्मा रिलेटेड जॉब्स की प्रिपरेशन आपको इस चैनल के थ्रू कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, वीकली एसिडिक ड्रग आर मोस्ट रेडिली एब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक बिकॉज। सीधी सी बात है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ड्रग है, ड्रग हमारा वीकली एसिडिक ड्रग है। पीएच पार्टीशन कोफिशिएंट, क्योंकि कुछ ड्रग जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, कुछ ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट पीएच। वीकली एसिडिक ड्रग है, यहां पे आपको विजिबल हो रहा है, हाँ, वीकली एसिडिक ड्रग है। वीकली एसिडिक ड्रग अगर वो एसिडिक पीएच में आएगा, एसिडिक पीएच कहां होती है बॉडी में? एसिडिक पीएच होती है स्टमक में। अगर वीकली एसिडिक ड्रग स्टमक में आएगा तो वो हमारा स्टमक में एसिडिक कंडीशन में आएगा, तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अनआयनाइज्ड मतलब लिपोफिलिक फॉर्म में रहेगा, यहीं से इसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। जितना ज्यादा लिपोफिलिक उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो हमारा प्राइमरी अनआयनाइज्ड फॉर्म, मोर लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, तभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और वो कहां पे होगा? वो होगा हमारे स्टमक में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, अ ड्रग प्राइमरली एग्जिस्ट in the unionized more lipid soluble form, then only it will get absorbed from that particular site. Explanation में भी सेम चीज यही लिखी हुई है, pH partition hypothesis। इससे क्या है, ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ड्रग टू बी एब्जॉर्ब। pH पार्टीशन हाइपोथेसिस बताता है कि ड्रग को अगर एब्जॉर्ब होना है तो उसका कितना अमाउंट ऑफ ड्रग उस पर्टिकुलर pH पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब अगर कोई वीकली एसिडिक ड्रग है, एसिडिक पीएच है स्टमक में, तो वो वहां पे अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेगा और वो आराम से हमारे ड्रग उस पर्टिकुलर एरिया से एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary mechanism responsible for first pass effect which can significantly reduce a drug bioavailability is। प्राइमरी मैकेनिज्म बताना है आपको जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? अगर ड्रग को आपने ओरली एडमिनिस्टर किया है, वो हमारे स्टमक में जब जाता है, ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर किया है, वो स्टमक में अगर जाएगा तो फिर वो क्या है, वो हमारे डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता है। पहले कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग लिवर में जाएगा, और लिवर में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, और इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है, जिसकी वजह से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्ब होने से पहले ही ड्रग मेटाबोलाइज हो गया है, बर्बाद हो चुका है, उसकी वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हुई। ये होता क्यों है? ये होता है ड्रग का एंजाइम के कांटेक्ट में आना, जो कि लिवर में प्रेजेंट है। अब ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, जरा ध्यान से देखो। ड्रग को आपने ओरली एडमिनिस्टर किया है, ठीक है, ड्रग क्या है, आपके जीआईटी में गया, चलो जीआईटी लिख लो, जीआईटी में गया, ठीक है। जीआईटी में जाने के बाद ड्रग जो है हमारे पोर्टल वेन के थ्रू चला जाता है लिवर में।
लिवर में प्रेजेंट है भाई साहब एंजाइम्स, ये एंजाइम इसको मेटाबोलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जो मेटाबोलाइज हो गया वो बर्बाद हो गया, जो बचे हुए हैं वो पहुंचेंगे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ये यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ड्रग जो है आते ही थोड़ा सा अमाउंट मेटाबोलाइज हो गया, और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी कैन, प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी, अगर फूड प्रेजेंट है जीआईटी में तो वो ड्रग को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, वो अफेक्ट करेगा ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को। हो सकता है वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा हो बाय अफेक्टिंग द गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, या फिर वो एनवायरमेंट का पीएच भी चेंज करके उसको अफेक्ट कर सकता है। फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड कैन डिले द एम्पटिंग ऑफ स्टमक, emptying of stomach which can delay the absorption of some drug, ठीक है। for certain drugs the presence of drug, for certain drugs अगर food present है तो absorption increase हो रहा है। किस तरीके से, अगर food present है, drug है, food है, food के presence से food ने क्या किया, bile flow को increase किया, bile flow को increase करेगा तो जिसकी वजह से dissolution of poorly soluble drugs affect हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फूड के प्रेजेंस में ड्रग का इफेक्ट हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो, डिपेंडिंग कि टाइप ऑफ फूड क्या है, ठीक है। पीजीपी लोकेटेड इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल अफेक्ट्स ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय पीजीपी। अब देखो हमारा इंटेस्टाइनल सेल है, आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ट्रांससेल्युलर एब्जॉर्प्शन, एक होता है हमारा पैरासेल्युलर एब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है हमारा वैस्कुलर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बाकी दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रांससेल्युलर एब्जॉर्प्शन में आपका एक आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां एटीपी जो है वो डायरेक्टली यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप का है, एक है आयन ट्रांसपोर्टर, दूसरा है एबीसी ट्रांसपोर्टर। एक है आयन ट्रांसपोर्टर, दूसरा है एबीसी ट्रांसपोर्टर। एबीसी ट्रांसपोर्टर का एक जो एग्जांपल है दैट इज पीजीपी। पीजीपी क्या है, पीजीपी कहो या इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर कहो, पीजीपी कहो या इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर कहो, ये हमारा सबसे पहले प्रेजेंट होता है इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल में। अब ये सेल में मान के चलो इसके सेल मेम्ब्रेन पे पीजीपी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर जितने भी ड्रग्स होंगे उनको वो बाहर फेंकने का काम करेगा। इफ्लक्स, बाहर निकालना, एक्ट एज एन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर दैट पंप्स ड्रग फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल आउटसाइड टू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। दिख रहा है ना, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर का ये मतलब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिंग एज एन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर दैट पंप्स ड्रग बैक इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। आपको बोल दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, तो पीजीपी दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन इज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो कि एक्टिवली यूजिंग एटीपी एक्टिवली रिमूव्स सर्टेन ड्रग्स फ्रॉम इनसाइड द सेल, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल। ये पंप करता है ड्रग बैक इनटू द जीआई ट्रैक्ट। पीजीपी रिड्यूसेस द नेट अमाउंट ऑफ ड्रग, नेट अमाउंट ऑफ ड्रग को रिड्यूस करता है, उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज लाइकली टू हैव व्हिच अफेक्ट ऑन द ओरल फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ अ ड्रग। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो रहा है, मतलब जो ड्रग है वो हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट है। अगर स्टमक में ही प्रेजेंट है तो वो हमारे, देखो ड्रग क्या होता है, अगर हमारा ओरल एडमिनिस्टर हुआ ड्रग का तो स्टमक में ड्रग आया, स्टमक में आया, अगर स्टमक में आने के बाद वो क्या होता है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड तक पहुंचता है। अगर वो स्टमक में ही रहेगा तो वो ब्लड तक कैसे पहुंचेगा, इसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा तभी पहुंचेगा ना। अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग ज्यादा है मतलब कि ये यही के यही टैबलेट यही के यही स्टमक में ही रह गया है, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच गया है। ब्लड स्ट्रीम में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का
टाइम जो है वो बढ़ चुका है, इसका मतलब है कि इंक्रीज हो चुका है टी मैक्स में एंड पॉसिबल चेंज इन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी चेंज आ चुका है क्योंकि ड्रग जो है हमारे स्टमक में ही है, स्टमक से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक का टाइम जो है बढ़ गया है, जिसकी वजह से टी मैक्स भी जो है वो हमारा बढ़ चुका है। Gastric emptying is a process by which the content of the stomach are moved into the intestine, जिसमें हमारा स्टमक का कंटेंट जो है वो कितनी देर में स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज्यादा है, ड्रग जो है हमारे गैस्ट्रिक में ही प्रेजेंट है, स्टमक में ही प्रेजेंट है, वहां से मूव ही नहीं कर पा रहा है, वहां से मूव नहीं करेगा बेटा, तो कैसे वो हमारे ब्लड तक पहुंचेगा, और ब्लड तक नहीं पहुंचेगा तो ब्लड तक पहुंचने का समय बढ़ जाएगा और टी मैक्स जो है वो अफेक्ट हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी हमारा अफेक्ट हो जाएगा। For a poorly water soluble drug, which of the following is often the rate limiting step for oral absorption? अगर कोई ड्रग poorly water soluble है तो इनमें से कौन सा rate limiting step है for oral absorption? अच्छा देखो, ड्रग हमारा जब ड्रग एब्जॉर्प्शन शो करता है तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन और दूसरा होता है हमारी परमिएबिलिटी। अगर ड्रग का डिसोल्यूशन ही नहीं हो रहा है, पुअरली वाटर सॉल्युबल है, तो हमारा ड्रग डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वही उसका रेट लिमिटिंग बन जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ड्रग को अगर एब्जॉर्ब होना है तो दो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर्स को ध्यान देना होगा, पहला है डिसोल्यूशन और दूसरा है हमारी परमिएबिलिटी। डिसोल्यूशन और परमिएबिलिटी, अगर ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है, पुअरली वाटर सॉल्युबल है मतलब उसका डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है और वही उसका रेट लिमिटिंग बन जाएगा, और इन्हीं दो पैरामीटर्स के बेसिस पे बीसीएस क्लासिफिकेशन भी बनाया गया है। नेक्स्ट, which physical form of drug typically exhibit the highest dissolution rate? डिसोल्यूशन रेट ज्यादा किसका है? देखो एमॉर्फस फॉर्म का ज्यादा है, किस तरीके से, दो फॉर्म्स हैं बेसिकली, दैट इज एमॉर्फस फॉर्म और हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो हमारे स्टेबल फॉर्म होते हैं, स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म इज स्टेबल एंड दिस इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल फॉर्म। जो स्टेबल होगा वो इधर उधर घुलने मिलने का मन नहीं करेगा उसको, भाई वो स्टेबल है, वो क्यों किसी से कांटेक्ट बनाए, ऑलरेडी वो स्टेबल है, तो इसलिए इसका डिसोल्यूशन जो है वो कम होगा। जो अनस्टेबल है तो उसको दूसरों से घुलने मिलने की जरूरत होगी, तो वो दूसरों से घुलेगा मिलेगा, उसकी डिसोल्यूशन ज्यादा होगी, मतलब इसके में एनर्जी ज्यादा होगी टू गेट स्टेबल। इसकी खुद ही स्टेबल है, भाई शांति से बैठा रहेगा, इसकी एनर्जी कम होगी, है ना। तो हमारा एमॉर्फस फॉर्म जो है एक ऐसा फिजिकल फॉर्म है जिसके पास हाईएस्ट डिसोल्यूशन रेट है। तो इस तरीके से दोनों के बीच कंपैरिजन भी हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोनाइजेशन ऑफ ड्रग पाउडर इज अ टेक्निक यूज्ड टू। माइक्रोनाइजेशन, माइक्रोनाइजेशन होता क्या है? माइक्रोनाइजेशन का मतलब है बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, माइक्रोनाइज करना। अब इस बड़े पार्टिकल को, लार्जर पार्टिकल को अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हो तो इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसका डिसोल्यूशन बढ़ेगा, और डिसोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ेगा, है ना। तो इंक्रीजेस द ड्रग सरफेस एरिया टू एनहांस द डिसोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माइक्रोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड ड्रग। पार्टिकल साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसके वजह से डिसोल्यूशन बढ़ेगा और हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, द यूज ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑफ अ वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग कैन इंप्रूव इट्स एब्जॉर्प्शन प्राइमरी बाय। अगर सॉल्ट फॉर्म है, सॉल्ट फॉर्म ऑफ वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग, सॉल्ट फॉर्म है, सॉल्ट अगर है तो आपको पता है सॉल्ट का डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि आयनाइज्ड फॉर्म में सॉल्ट तो कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो सॉल्ट फॉर्म का डिसोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्ट फॉर्म जो है वो जनरली वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि वो आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके पास फ्री एसिड और बेस फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, तो उसका डिसोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, डिसॉल्व होता है मोर क्विकली। नेक्स्ट,
Which of the following statement is true regarding the pKa of drug and its absorption? pKa और एब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप देखोगे pKa और pH के बीच में डिफरेंस कौन बताता है? दैट इज हमारा हैंडेलसन-हेसलबर्ग इक्वेशन बताता है कि pKa और pH के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग का क्या pKa होना चाहिए और एनवायरनमेंट का क्या pH होना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट में ड्रग कितना अमाउंट आयनाइज्ड होगा और कितना अमाउंट अनआयनाइज्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैंडेलसन-हेसलबर्ग इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड एट डिफरेंट pH। अगर आप देखोगे pKa, अगर किसी ड्रग का pKa और उसके एनवायरनमेंट का pH इक्वल हो जाता है तो उस अमाउंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ड्रग जितना आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है उतना ही अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो ये चारों चीजें आपको हैंडेलसन-हेसलबर्ग इक्वेशन को रिलेशन बता देता है। नेक्स्ट, which of the following oral dosage form is generally expected to have the most rapid onset of action? इनमें से कौन सा oral dosage form ऐसा है जो कि आपको बताता है कि यार onset of action तो फटाफट है, तुरंत ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, क्या होता है कि ड्रग जो है वो हमारा मान लो सॉलिड डोसेज फॉर्म है। सॉलिड डोसेज फॉर्म टैबलेट है, आपने उसको ओरली एडमिनिस्टर किया, फॉर एग्जाम्पल ओरली लिया, वो हमारे स्टमक में आया, स्टमक में आएगा तो ये टैबलेट फॉर्म में है। टैबलेट फॉर्म में फिर वो डिसइंटीग्रेट होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। पहले इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, चलो भाई साहब, फिर इसके बाद इसका डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, डिसॉल्व हुआ, ये एक सोल्यूशन बना, ठीक है, इसके बाद ये परमिएट होगा और इसके बाद फिर इसका एब्जॉर्प्शन टोटल हम बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अगर लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो डायरेक्टली जो है इसका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन होने की जरूरत ही नहीं है। सोल्यूशन फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ड्रग ऑलरेडी टूटा हुआ है, डिसॉल्व ऑलरेडी है, बस इसको आना है, परमिएट होना है, तो उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, जैसे आएगा वैसे ही एब्जॉर्ब होगा। तो हमारा टैबलेट और कैप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है जो कि पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर परमिएट होगा। वेयरएज अगर कोई ओरल सॉल्यूशन है तो वो डायरेक्टली आने के बाद परमिएट हो जाएगा, उसका डिसोल्यूशन पहले से ही हुआ पड़ा है क्योंकि वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है ओरल सॉल्यूशन, ड्रग इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड एंड रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन, ऑलरेडी वो डिसॉल्व है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी रेडी है। टैबलेट्स और कैप्सूल जो है पहले डिसइंटीग्रेट होंगे, फिर डिसॉल्व होंगे, तब वो जाके एब्जॉर्ब मतलब परमिएट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंट्रिक कोटिंग ऑन अ टैबलेट इज, एंट्रिक कोटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? देखो, एंट्रिक कोटिंग में ना एक स्पेशल टाइप के पॉलीमर्स यूज करते हैं, स्पेशल टाइप के पॉलीमर्स यूज करते हैं। ये पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस पॉलीमर्स को लोअर पीएच में रखोगे, लोअर पीएच अगर कम रहेगी तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर पीएच हाई किया, मतलब बेसिक कंडीशन अगर रखा, तो ये क्या करेंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो पीएच ज्यादा, बेसिक कंडीशन। एंट्रिक कोटिंग हम करते ही इसलिए है, उस टाइप के ड्रग के लिए करते हैं जो कि स्टमक के पीएच में आते ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, या फिर सॉरी, स्टमक के पीएच में आते ही डिग्रेड हो जाए, तो स्टमक से उसको बचाना है। तो आपने ऐसे टाइप के पॉलीमर्स दे दिए जो कि स्टमक के प्रेजेंस में कोई इफेक्ट ही नहीं शो कर रहा है। ड्रग को एक एंट्रिक कोटिंग दे दी कि स्टमक के प्रेजेंस में उसको कोई इफेक्ट ही नहीं शो रहा है, जैसे ही वो इंटेस्टाइनल पीएच में जाएगा वो डिसॉल्व होने लगेगा। तो इसलिए हम एंट्रिक कोटिंग करते हैं ताकि हम ड्रग को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक और प्रोटेक्ट कर सके स्टमक फ्रॉम द ड्रग। नेक्स्ट, disintegrants are added to the tablet formulation too. Disintegrates हम टैबलेट फॉर्मेशन में क्यों यूज करते हैं? डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। अब हम डिसइंटीग्रेशन अगर कराना है, मान लो किसी ड्रग का डिसइंटीग्रेशन हो नहीं रहा है और कराना है, तो आप डिसइंटीग्रेंट्स दोगे कि पार्टिकल अपने से ही और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे। तो अब डिसइंटीग्रेंट्स क्या करेंगे? फैसिलिटेट करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ये हो गए हमारे डिसइंटीग्रेंट्स के बारे में। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है An increase in compression force during tablet manufacturing can lead to। अब
आप क्या कर रहे हो, टैबलेट बना रहे हो, उस टाइम पे आप कंप्रेशन फोर्स ज्यादा लगा रहे हो। अगर आप कंप्रेशन फोर्स बेटा ज्यादा लगाओगे, इसका मतलब कि टैबलेट के, अगर ये टैबलेट है तो उसके पार्टिकल्स आपस में ज्यादा अच्छे से पैक हो जाएंगे, ज्यादा अच्छे से पैक होंगे, तो अब इसको जब आप तोड़ोगे तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, तो उनका डिसइंटीग्रेशन स्लोअर हो जाएगा। अब डिसइंटीग्रेशन स्लोअर है तो डिसोल्यूशन भी स्लोअर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप किसी टैबलेट में हार्ड कंप्रेशन फोर्स लगा रहे होते हो तो इस केस में टैबलेट जो है वो हमारा स्लोअर डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये तो अगर आप सोचते जाओगे तो आपको खुद ही आंसर मिलता जाएगा इस तरीके से। चलो, हायर कंप्रेशन फोर्स क्रिएट्स अ डेंसर एंड लेस पोरस टैबलेट। अगर आप कंप्रेशन फोर्स किसी भी चीज को बना रहे हो, अगर मान लो आप लड्डू बना रहे हो, ठीक है, बूंदी के लड्डू आते हैं उसको बना रहे हो, इमेजिन करो। अब ये बूंदी का लड्डू एज अ टैबलेट इमेजिन करो। अब सारी बूंदी को अगर आपने तेजी से प्रेस किया तो एक बहुत हार्ड भारी सा लड्डू बनेगा, है ना, जिसको तोड़ना मुश्किल है। वही आपने लाइटली अगर किसी को बनाया, फोर्स कम लगाया, कंप्रेशन फोर्स कम लगाया, तो वो आसानी से टूट जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एब्सॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन टेट्रासाइक्लिन एंड कैल्शियम आयन इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप नॉन एब्सॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करोगे, नॉन एब्सॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिटवीन टेट्रासाइक्लिन एंड कैल्शियम आयन। टेट्रासाइक्लिन आपको पता है, अगर आप टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा ड्रग है, जब आप कंज्यूम कर रहे हो उसको तो हमारे टीथ में जाके या फिर बोन्स में जाके, बोन्स के कैल्शियम से जाके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये इससे क्या है, ये ड्रग और फूड का इंटरैक्शन है, ड्रग फूड इंटरैक्शन। अगर आप टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम वाली कोई दवाई खा ले रहे हो तो ड्रग और फूड इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्शन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन इज अ एंटीबायोटिक ड्रग जो कि चिलेट फॉर्म करता है विथ कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो ज्यादातर हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में टीथ प्रेजेंट है, तो ये सारे कैल्शियम से कॉम्पोजिशन से बने होते हैं। तो इसमें टेट्रासाइक्लिन जाके चिलेट फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, दिस इंटरैक्शन ऑफन अकरिंग व्हेन टेट्रासाइक्लिन आर टेकन विथ डेयरी प्रोडक्ट। अगर टेट्रासाइक्लिन को डेयरी प्रोडक्ट के साथ ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क वगैरह, इसमें भी कैल्शियम आयन ज्यादा है, तो अगर आप टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ ले रहे हो तो चिलेट फॉर्मेशन हो जाएगा, और चिलेट जैसे ही फॉर्म हो जाएगा बेटा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन उसका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा बीसीएस, अच्छा पूछा है आपसे सिंपल सी, बीसीएस क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर रहे हैं हम ड्रग्स को बेस्ड ऑन द बीसीएस क्लासिफिकेशन। तो कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो कि हम ध्यान देते हैं, तो पहला है हमारा सॉल्युबिलिटी और दूसरा होता है हमारी परमेबिलिटी। पहली है हमारी सॉल्युबिलिटी और दूसरी है हमारी परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। देखो, अगर पूरा ड्रग है, हमारे पास सारे ड्रग्स हैं, तो सारे ड्रग्स को हम दो पैरामीटर्स पे क्लासिफाई करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। टोटल कितने बीसीएस क्लासिफिकेशन होते हैं, हमारे पास टोटल 4 बीसीएस क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 और क्लास 4 याद करना काफी ज्यादा ईजी है, क्योंकि क्लास 1 होता है हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी और क्लास 4 होता है हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। ठीक है, तो क्लास 1 और क्लास 2 तो काफी इजीली याद हो जाएगा। आप मुझे बता दो, अभी यहाँ पे आपसे पूछा है कि फॉर विच ऑफ द बीसीएस क्लासिफिकेशन डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको क्लास 3 और क्लास 4 भी, सॉरी क्लास 2 और क्लास 3 भी कंफर्म हो जाएगा। आपको बोला है डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग, डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग किस में है, तो हमारा करेक्ट आंसर है क्लास 2, लो सॉल्युबिलिटी। रेट लिमिटिंग का मतलब जो भी रेट लिमिटिंग है, मतलब कि वो स्लो स्टेप होता है और वो लेस होता है, लो डिसोल्यूशन है, लो सॉल्युबिलिटी है। अगर अब यहाँ पे एक बीसीएस क्लासिफिकेशन का मैं आपको एक बारी टेबल बना के दिखा देती हूँ। क्लास 1 यहां लिखूंगी, क्लास 2 यहां लिखूंगी, क्लास 3 यहां पे लिख रही हूं मैं, और क्लास 4 यहां पे लिख रही हूं मैं। यहां पे है हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, यहां पे है लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। ठीक है, विजिबल है ना आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लास 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तो लो हो जाती है, परमेबिलिटी हाई होती है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तो हाई होती है लेकिन परमेबिलिटी हमारी लो हो जाती है। तो इस तरीके से 4 क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास
फोर क्लासेस BCS क्लासिफिकेशन, सारे ड्रग्स इन चारों क्लासेस के फॉर्म में ही होते हैं। क्लास 2 में यहाँ पे हमारी डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग है और क्लास 3 में हमारी परमिएबिलिटी जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप की तरह होती है। ठीक है, तो ये थी BCS क्लासिफिकेशन। हर एक एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन BCS क्लासिफिकेशन से पूछता है। तो BCS क्लासिफिकेशन 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, इसको हमेशा आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, क्लास 2 आर हाईली परमिएबल मींस वो आराम से हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, डिसोल्यूशन लो है मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ जाते हैं। लो सॉल्युबिलिटी मींस द रेट एट विच दे डिसॉल्व इन द GI फ्लूइड इज स्लोएस्ट। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर एडेड टू अ फॉर्मुलेशन इन, सर्फेक्टेंट्स में बी एडेड टू अ फॉर्मुलेशन टू। सर्फेक्टेंट्स आप किसी फॉर्मुलेशन में क्यों यूज करते हो? देखो, अगर आप देखोगे ऑयल और वाटर, राइट, ऑयल और वाटर एक दूसरे से डिसॉल्व नहीं होते हैं, एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? इमल्सिफायर। क्यों? ताकि सरफेस टेंशन कम हो, है ना, डिसोल्यूशन बढ़ा दिया आपने। इसी तरीके से सर्फेक्टेंट्स आप यूज करते हो टू एनहांस द डिसोल्यूशन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। अगर कोई ड्रग है, मान लो ये हमारा बीकर है जिसमें हमारे भर भर के पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या डाला? इसमें आपने डाल दिया एक पार्टिकल ऑफ ड्रग। ये पार्टिकल ऑफ ड्रग जो है वो बहुत ही बेकार, सॉल्युबिलिटी इसकी बड़ी लो है, सॉल्युबिलिटी बेटा इसकी लो है, सॉल्युबिलिटी कम है। अब अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो इसको आप क्या करोगे? इसमें ऐड कर दोगे एक चीज दैट इज नोन एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या करेगा? इन दोनों के बीच का सरफेस टेंशन, पार्टिकल और वाटर के बीच का सरफेस टेंशन कम करेगा, और वाटर और इसके बीच का सरफेस टेंशन कम करेगा, जिसकी वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, डिसोल्यूशन एनहांस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन? इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करे? So the correct answer for this is the salt form of the drug. फिजियोलॉजिकल फैक्टर बोला है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर हमारा बाकी सारे थे, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट और हमारा ब्लड फ्लो। लेकिन जो हमारा सॉल्ट फॉर्म है ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में काफी सारी चीजें आती है, pKa, pH, सॉल्ट फॉर्म, ये सारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो जब आप एब्जॉर्प्शन टॉपिक पढ़ते हो तो आप ये जरूर याद रखना कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। Last question for today's lecture is the Novaes-Whitney equation describes the rate of, Novaes-Whitney equation आपको क्या बता रहा होता है, किसका रेट बता रहा होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिसोल्यूशन या फिर ड्रग एक्सक्रीशन? याद रखो, Novaes-Whitney इक्वेशन हमें हमेशा ड्रग डिसोल्यूशन के बारे में बता देता है। ड्रग डिसोल्यूशन, Novaes-Whitney इक्वेशन जो है वो आपको बताता है कितना ड्रग जो है कि उसका किसी ड्रग का कितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान देता है Novaes-Whitney इक्वेशन? ये ड्रग सॉल्युबिलिटी, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एंड थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर को ध्यान दे रहा होता है Novaes-Whitney इक्वेशन। तो ये थे आज के 20 MCQs, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ध्यान से अगर देखोगे, जो भी MCQs आपको टफ लगे या फिर ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ मैंने नया सीखा है, उसको जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर दो ताकि आप इस चीज को दोबारा ना भूलो। ठीक है, नेक्स्ट, आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर एक बार जाके फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। ठीक है, नेक्स्ट, फार्मेसी इंडिया का खुद का वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं www.pharmacyindia.co.in। यहाँ पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट, क्विज, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स जैसे इंफॉर्मेशन। अगर फार्मेसी इंडिया से आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं और आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप कैसे? फार्मेसी इंडिया पीपीटीज जो है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करता है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप पे जरूर जुड़िए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, और आप यहाँ पे क्लिक भी करोगे तो आप फटाफट हमारे ग्रुप पे पहुंच जाओगे।